13 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है तूफान और टाइफून बुआलोई देश के मध्य हिस्से की तरफ बढ़ रहा है। कई शहरों में तबाही आएगी और 15,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। कुछ दिन पहले फिलीपींस में भी कहर इस तूफान ने बरपाया था। अब लगातार क्योंकि इस तूफान का कहर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और 113 किलोमीटर की रफ्तार से ये जो तूफान है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं देश के मध्य हिस्सों के लिए ये चिंता का विषय इस वक्त बना हुआ है और इस बात का भी अंदेशा है कि अगर यही स्पीड तूफान की रही तो आने वाले दिनों में तबाही का बड़ा संकेत ये बन सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तूफान का रौद्र रूप इस वक्त देखने को मिल रहा है और टाइफून बुआलोई से लगातार जो स्थिति है वो खराब होती हुई नजर आ रही है। और ब्रायन थॉमस हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। ब्रायन, लगातार देखिए जो ये तूफान है वो लोगों को डरा जरूर रहा है। अभी तूफान को लेकर क्या अपडेट है, किधर रुख तूफान का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए वियतनाम में इस वक्त एक बहुत खतरनाक तूफान के खतरे से जूझ रहा है। टाइफून बुआलो जो 113 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, देश के कई सेंट्रल हिस्सों की तरफ बढ़ रहा है। लैंडफॉल से पहले भी सरकार ने 15,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचवा दिया था, लेकिन स्थिति अभी भी जैसे सिचुएशन, अगर अभी की सिचुएशन की बात करिए, तूफान है ये कुछ दिन पहले फिलीपींस में भी तबाही मचा चुकी है। वहां कम से कम 10 लोगों की जान भी गई थी और कई इलाके भयानक बाढ़ की लपेट में भी आ गए थे। अब ये एक और तेज हवा, तेज जो तूफान है वो वियतनाम की तरफ भी आ रहा है। नेशनल वेदर फोरकास्टिंग एजेंसी के मुताबिक भी बुआलोई आम तूफानों से लगभग 2 गुना ज्यादा पावरफुल है और इसका असर बहुत ही विशाल होगा। एजेंसी ने चेतावनी दी है, अथॉरिटीज ने मोमेंटम दिया है। इसके अलावा जो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं लोगों के फोन में, एजेंसी ने चेतावनी दी है कि ये तूफान एक साथ बहुत सारे प्रॉब्लम भी ला सकता है। 113 किलोमीटर पर आवर की तेज हवाएं होगी, भारी बारिश होगी, बाढ़ और फ्लैश फ्लड्स का भी खतरा सामने आ रहा है। इसके अलावा लैंडस्लाइड पहाड़ी इलाकों में हो सकता है। अगर और चेतावनियों की बात की, जो अथॉरिटीज बता रही है कि कोस्टल रीजन्स में जो समुद्र का पानी है वो खतरनाक लेवल तक भी बढ़ सकता है। उत्तर और मध्य प्रांतों में 1 अक्टूबर तक 600 मिलीमीटर तक बारिश भी हो सकती है, ये कहा जा रहा है। नदियों के पानी में भी, अगर जो उनके आसपास में रिवर्स है, रिवर्स के पानी भी 9 मीटर तक उथल सकता है, जिससे नीचे के इलाके पूरी तरह से भी डूब सकता है। इसके अलावा सरकार ने रेस्क्यू टीम्स और आर्मी को भी तैनात किया है, लेकिन फिलीपींस में जो तबाही मची है उसके देखने के बाद वियतनाम कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा सतर्क हो गया है और वियतनाम को भी इस बार सबसे बड़ा तूफान का सामना भी करना होगा और उसकी तैयारी भी वियतनाम के जो अथॉरिटीज है वो कर रही है। जी बिल्कुल ब्रायन, और देखिए अगर हम बात करें वियतनाम की तो वहां पर असर दिखना शुरू हो चुका है। अभी अगर हम वियतनाम की बात करें तो वहां पर इस तूफान का क्या असर देखने को मिल रहा है, और क्योंकि स्थिति वहां पर खराब हो रही है, लगातार बारिश भी हो रही है, तो वहां पर किस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि लैंडफॉल का डर तो रहेगा ही, भारी बारिश का डर होगा। जो आप बता रहे थे कि अभी बारिश भी शुरू हो गई है। अगर मैं वियतनाम की बात करूं, जो सेंट्रल जो शहर का सेंट्रल हिस्सा है, लैंडफॉल का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और डर है। उसके अलावा अथॉरिटीज ने 15,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचवाया है। इवैक्यूएशन ड्राइव्स किए गए हैं। जो वियतनाम के जो आर्मी है, जो वियतनाम की एजेंसीज है, वो बहुत ज्यादा तैनात है, वो बहुत ज्यादा सतर्क है। वो जो कोस्टल एरियाज में है, जो समुंदर के आसपास के लोग जो जहाँ रह रहे हैं, जो पहाड़ी इलाकों में रह रहे हैं, उनको सतर्क करने की कोशिश करिए, क्योंकि ऐसा भी बोला जा रहा है कि 1 अक्टूबर तक 600 मिलीमीटर तक भी पानी बढ़ सकती है। नदियों में 9 मीटर तक उछाल हो सकता है, तो जिसके नीचे जो निचले हिस्सों में जो लोग रहते हैं उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए वियतनाम ने अभी अपने हिसाब से पूरा तैयारी करके रखा है। अथॉरिटीज, आर्मी, कोस्टल एरियाज में भी काफी ज्यादा इवैक्यूएशन ड्राइव्स भी किए गए हैं अभी। जी बिल्कुल, लेकिन ब्रायन और कहाँ इसका असर अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है वियतनाम के अलावा? देखिए, ये
अगर ये इसकी बात करूं, ये बुलाओ पहले जैसे हमने बताया कि पहले फिलीपींस में हुआ था। फिलीपींस में तो 9 लोगों की भी 10 लोगों की भी जान गई थी, 9 नहीं 10 लोगों की भी जान गई थी। और वहां बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से फिलीपीन ने ये तूफान से जूझा था। और बुलाओ नॉर्मल, अगर तूफानों की बात करें, नॉर्मल तूफानों से 2 गुना ज्यादा भयानक है। और इसके वजह से फिलीपींस के कई इलाके ने भयानक बाढ़ की लपेट में भी आ गए थे। पर अगर वियतनाम की बात करें, वियतनाम के तरफ भी तेजी से ये जो फोर्स है ये बढ़ती आ रही है। लेकिन ब्रायन, जो विशेषज्ञ हैं उनका क्या कहना है, ये तूफान क्योंकि देखिए काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कमजोर कब तक ये पड़ेगा? और क्योंकि देखिए तबाही खास करके वियतनाम की, फिलिस्तीन में हमने देखा किस तरीके से तबाही इस तूफान ने मचाई, और खतरा वियतनाम पर भी है। ऐसे में क्या जो विशेषज्ञ हैं वो बता पा रहे हैं कि आखिर इसके अंदर यानी जो तूफान है जिसका रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, कमजोरी कब तक आएगी इस तूफान में? देखिए, अभी तक कमजोरी का तो ऐसा कुछ एजेंसी नहीं बता पा रही है। जैसे अगर मैं वियतनाम के नेशनल वेदर एजेंसी की बात करूं, उन्होंने क्लियरली ये बताया कि ये तबाही कर सकती है और कर भी रही है, क्योंकि आम तूफानों के मुकाबले ये काफी ज्यादा इंटेंस है। अगर आप जो डेटा भी देखें तो लैंडफॉल के वक्त भी इसकी हवाओं की रफ्तार 133 किलोमीटर पर आवर की भी रिपोर्ट की गई है। एक्सपर्ट्स ने ये भी बताया है और ये एडवाइजरी दी गई है, और ये इंपॉर्टेंट एडवाइजरी दी गई है कि उत्तर और मध्य प्रांत में 1 अक्टूबर तक 600 मिलीमीटर बारिश तक बढ़ सकती है। नदियों का पानी ऊपर सकता है। उसके अलावा लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड्स का भी डेंजर बहुत आ सकता है। तो अभी तक जैसे इवैक्यूएशन डैमेज के लिए भी अभी तक ये बताया जा रहा है कि टाइफून ने वियतनाम के जो कोस्टल एरियाज में लैंडफॉल किए हैं उसमें से भी बहुत ज्यादा लोगों के घर भी टूटने का डर है, फसल नष्ट होने का डर है, सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होने का एक खतरा नजर आता है। कम से कम अभी का अगर मैं बात करूं, अभी तक 28,500 से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। 4 एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं। बिजली का सप्लाई बहुत इलाकों में भी चली गई है और बहुत सारे हाउस होल्ड्स और सिटी अभी भी डार्क में है। जी लेकिन वहां पर अभी क्योंकि देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि बिजली चली गई है, लोगों को भारी परेशानी हो रही है, और जिन लोगों का रेस्क्यू हुआ है उन्हें कहां पर अभी फिलहाल रखा गया है? क्योंकि जो तटीय इलाके हैं वहां पर सबसे ज्यादा असर देखिए इस तूफान का देखने को मिल रहा है ब्रायन। तो उन लोगों तक फिलहाल कैसे मदद पहुंचाई जा रही है? क्या उन इलाकों को खाली करवा लिया गया है? जी बिल्कुल। देखिए, अगर मैं वियतनाम एरिया की बात करूं, उनके पास भी उन्होंने काफी सारे जो टेम्पररी कैंप्स है, जो टेम्पररी मेडिकल कैंप्स बनाए गए हैं, जो आर्मी ने बनाए हैं, उनके आर्मी ने बनाया, उनके जो एजेंसीज ने बनाया, वहां टेम्पररी शेल्टर होम्स में उनको पनाह देने के लिए जगह दी गई है। जो निचले एरियाज में रहते हैं, जो कोस्टल एरियाज के पास रहते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको इवैक्यूएट करके अपने दोस्त, अपने शहरों के बीच में रखा जा रहा है, ताकि जो पानी का अगर स्तर बढ़ता है, अगर नदियों का स्तर बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं उनके घर या उनको कोई जान का खतरा ना हो। इसके अलावा भी जो बिजली का प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा हाउस होल्ड्स को देखने को मिल रही है, जहाँ कई शहरों में भी प्रॉब्लम्स हो रही है। इसके अलावा अगर एक्सपर्ट्स की माने तो एक्सपर्ट भी ये कह रही है कि ये रीजन कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग और समुद्री तापमान की बढ़ोतरी के वजह से भी हो रहा है, और इसके वजह से जो स्टॉर्म्स है, जो ये नॉर्मली ये पर्टिकुलर टाइफून है। ब्रायन, आपको मैं रोकना चाहूंगी, हमारे साथ साइंटिस्ट सूर्य प्रकाश भी जुड़ चुके हैं। सर, पहले तो आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और ये जो क्योंकि हम तूफान की बात कर रहे हैं, इस तूफान के बारे में जरा बताइए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पहले फिलिस्तीन अब वियतनाम में कहर देखने को मिल रहा है, कितना स्ट्रॉन्ग ये तूफान है और किस तरीके से तबाही मचा सकता है ये? देखिए, पूरे विश्व का जो मौसम है वो इंडो पैसिफिक वार्म वाटर पूल है, जो पपुआ न्यू गिनिया के पास स्थित है जी। उसका जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो सारा साल 29 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा रहता है। और ये जब से ये पिछले 30 साल से वो जो इंडो पैसिफिक वार्म वाटर पूल है उसका एरिया बढ़ते बढ़ते बे ऑफ बंगाल तक आ गया है, ऊपर फिलीपींस तक चला गया है। अब हमें क्योंकि उसके अंदर पानी का टेम्परेचर 29 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है सारा साल, और तूफान बनने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो 26.5 डिग्री चाहिए होता है। तो यूं मान के चलिए कि जो इंडो पैसिफिक वार्म वाटर पूल है उसका टेम्परेचर तूफान बनने के थ्रेशोल्ड वैल्यू से 2.5 डिग्री ऊपर रहता है। अब हमें उस इंडो पैसिफिक वार्म वाटर पूल के अंदर एक मशीन लगती है, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन प्लांट। वो ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन प्लांट लगा के उस वार्म वाटर पूल की गर्मी जो है उसकी बिजली बनानी पड़ेगी। उससे इंडो पैसिफिक वार्म वाटर पूल का एरिया रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और